हे कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड 31 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यू कहती है जी शेंग तुम्हारे अंकल जल्दी ही मर गए, एक तुम ही हो जो उनका खून लेकर आगे बढ़ रहा है। मैजेस्टी और मैं सिर्फ यही चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हो और बच्चे हो, ताकि तुम्हारे अंकल और उनकी पूरी फैमिली की आत्मा को शांति मिले। नहीं तो वो आत्माएं भटकती ही रहेंगी, क्योंकि कोई उनके लिए प्रे करने वाला होगा ही नहीं। अगर कोई तुम्हारी होने वाली वाइफ के बारे में बुराई करता है, वो सब बकवास है। वो ही यू को रिस्पेक्ट देता है। मैडम रुयंग कहती है मैं भी यही चाहती हूँ कि जी शेंग सेटल हो जाए और उसके जल्दी बच्चे हो। क्या तुमने देखा मिस चेंग कैसी हैं? वो अभी छोटी और ऑर्डिनरी फैमिली बैकग्राउंड से आती हैं। ये बुई के लायक कैसे हो सकती है? मेरी यू चेंग दूसरी तरफ। तभी यू कहती है आपकी ग्रैंड डॉटर तो शादी के बारे में भूल ही जाए, क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर किसी को बुली कर रही है जिसका भाई पहले ही मर गया हो। मैडम रुयंग कहती है तुम अपने से बड़ों की डिसरिस्पेक्ट करोगी। मैजेस्टी कहता है जी शेंग तुम ध्यान से सुनो, तुम्हें जिससे शादी करनी है तुम खुद उससे शादी कर सकते हो, कोई भी तुम्हें फोर्स नहीं करेगा। अगर किसी ने भी तुम्हें धमकाने की कोशिश करता है तो मैं उस इंसान की जिंदगी खराब कर दूंगा। जो मैंने कहा सब कुछ समझ आया ना? मैडम रुयंग कहती हैं मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मैजेस्टी जी शेंग की शादी का खुद डिसीजन ले, कोई और इस पे कमेंट ना करे। मैं चाहती हूँ कि मैडम चुनियो को प्रॉपर रिस्पेक्ट मिले जिसकी वो हकदार है। तभी यू कहती है ठीक है, अब हम हू फैमिली के बारे में बात करते हैं। जी शेंग और उसकी फियांसे यहाँ रुक सकते हैं, बाकी के प्रिंस यहाँ से जा सकते हैं। सभी प्रिंस ग्रीटिंग देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मैडम रुयंग कहती है तुम यहाँ हू जुनुआ की साइड कैसे ले सकती हो? तुम उस वक्त लगभग मरी चुकी होती। यू कहती है आंट मुझे तुम्हारे जैसे बड़ों की कोई जरूरत है ही नहीं जो मेरे और जुनुआ के बीच में आए। हम तभी से दुश्मन है जब से हम एक दूसरे को जानते हैं। उसने तो गरम सूप मेरे ऊपर ही गिरा दिया तो मैंने उसके ऊपर कील ठोक दी। एक बार जब उसने मेरे साथ बाहर जाने के लिए मजाक किया, उस वक्त मैं डाकुओं से घिरी चुकी थी और वहाँ फंस गई थी। मैडम रुयंग कहती है वही तो, अगर ऐसी ही बात है। यू कहती है चुप करो, भले ही वो तमीजदार ना हो। मैडम चुनियो कुछ कम भी नहीं है। आंट आप जरा आराम से सोचें, आप अपने आप को ना फंसाएं, वो भी उसकी तरफदारी करने के लिए। अगर आप उसे डिफेंड करेंगी तो मैं सारी पुरानी बातें सबके सामने ला दूंगी जो भी आपने किया। अगली बार मैं प्रिंस और प्रिंसेस को भी शामिल कर लूंगी। एम्प्रेस कहती है अब मैं कुछ भी नहीं कह सकती, जब पुरानी बातें सब याद ही कर रहे हैं। मुझे लगता है लंच पार्टी अब खत्म हो गई है, अब हम मेमोरियल सर्विस की तरफ बढ़ते हैं। हैंग चलो हमारे साथ। यू कहती है और क्या, इसलिए तो मैं योंगल पैलेस से बाहर निकली हूँ। मैजेस्टी कहता है आज तो बहुत ही ऑकवर्ड फीलिंग हो रही है। वो ड्रिंक करता है। यहाँ मेमोरियल टैबलेट और हू चोंग पे शाओ शेंग जनरल हू चोंग की पेंटिंग को देखती है। तभी वहाँ क्राउन प्रिंसेस आती है और कहती है तुम किन ख्यालों में खो गई? शाओ शेंग उसे ग्रीट करती है। क्राउन प्रिंस कहती है क्या सब कुछ रेडी है? शाओ शेंग कहती है मैं जीतोंग की हेल्प कर रही थी इन ऑफरिंग लेटर्स को लेकर। क्राउन प्रिंस कहती है तुम चैंगकुई पैलेस में पढ़ रही हो, इसलिए तुम्हें मदर की हेल्प करनी ही होगी। अरे हाँ, मैं फ्रेग्रेंट बॉल लाई हूँ, वो मैं कहाँ रखूँ? शाओ शेंग कहती है आप मुझे दे दो और अगरबत्ती भी दे दो। क्राउन प्रिंसेस कहती है तुम किन ख्यालों में खो गई जब तुम जनरल हू चोंग की पिक्चर को देख रही थी? शाओ शेंग कहती है मुझे लगा जी शेंग और जनरल हू एक जैसे ही दिखते हैं। क्राउन प्रिंसेस कहती है लोग कहते हैं कि जी शेंग अपने अंकल पे ही गया है, इसलिए इसमें सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। एक नजर में तुम और जी शेंग के बीच काफी डीप अफेक्शन है। शाओ शेंग कहती है वेल वैसे ही जैसे क्राउन प्रिंस आपको ट्रीट करते हैं। मैंने सुना ऑफिशियल कोर्ट में क्राउन प्रिंस को दूसरी शादी के लिए कहा गया, बट क्राउन प्रिंस ने कभी भी हाँ नहीं की। क्राउन प्रिंसेस मुस्कुराती है। तभी थर्ड प्रिंसेस आती है और कहती है वो इसलिए नहीं क्योंकि ब्रदर क्राउन प्रिंसेस को प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए वो किसी की बात मानना नहीं चाहते, इसलिए शायद क्योंकि किसी का गहरा पास्ट हो। क्राउन प्रिंसेस क्या मैं सही कह रही हूँ ना? शाओ शेंग कहती है थर्ड प्रिंसेस ये जगह अभी रेडी नहीं हुई है, आप अभी साइड हॉल में जाकर रेस्ट करें। थर्ड प्रिंसेस कहती है मैं यहाँ स्पेशली क्राउन प्रिंसेस के साथ बात करने के लिए आई हूँ। पार्टी के वक्त आपने मेरी मदर के साथ कुछ ज्यादा ही बात कर ली थी, अब आपके मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही है। क्या आप बोरिंग पर्सन है जो दिखने में दुखी और घटिया है? तुम मेरे भाई का दिल जीत भी सकती हो क्या? क्राउन प्रिंसेस मुस्कुराते हुए कहती है थर्ड सिस्टर आप मुझे छेड़ना बंद करें। थर्ड प्रिंसेस कहती है ओह मैं तो भूल ही गई, मदर ने पैलेस के एक्सपेंसेस कम ही कर दिए हैं। तुम्हारी फैमिली तो फार्मर है, एक्सपेंसेस की कटौती के बाद मुझे यकीन है तुम्हारी फैमिली और भी गरीब हो जाएंगे, उनका यहाँ ईस्ट पैलेस में रहना दुश्वार ना हो जाए। ये फ्रेग्रेंट बॉल प्रेयर्स के लिए इतनी सस्ती भी नहीं है, मुझे लगा कि तुम पैसे इतने इकट्ठे कर ही नहीं पाओगी ताकि तुम इसे खरीद सको और जनरल हू की मेमोरियल सर्विस खराब हो। बट देख के अच्छा लगा कि ब्रदर आपसे नफरत करता है, मुझे डर है कि वो आपको समझाने के लिए मदद नहीं करेगा। वो ये कहकर जैसे ही जा रही होती है, शाओ शेंग के हाथ में फ्रेग्रेंट बॉल होती है। थर्ड प्रिंसेस कहती है मैं तुम्हारे बीच नहीं आऊंगी तरस खाने के लिए। शाओ शेंग उन बॉल्स को फेंकती है। थर्ड प्रिंसेस मुंह के बल गिर जाती है। तभी शाओ शेंग उसकी ड्रेस को देखती है। तभी सर्वेंट आती है और थर्ड प्रिंसेस के ऊपर गिर जाती है।
थर्ड प्रिंसेस कहती है मेरे ऊपर मत गिरो, तुम मेरे ऊपर लेट गए हो। सर्वेंट उठाती है, थर्ड प्रिंसेस फिर से गिर जाती है। क्राउन प्रिंसेस ये सब देखकर मुस्कुराती है। थर्ड प्रिंसेस उठती है। शाओशेंग कहती है प्रिंसेस आप ठीक तो है ना? थर्ड प्रिंसेस कहती है नाटक करना बंद करो, शाओशेंग वेट करो, मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगी। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। क्राउन प्रिंसेस कहती है थर्ड प्रिंसेस मुझे हमेशा से नीचा दिखाती है, मुझे तो आदत हो ही गई है, तुम उसे मेरी वजह से छेड़ना बंद करो। शाओशेंग कहती है इसमें डरने की क्या बात है, ये तो मुझे रिडिकुलस दिखती है, ये भले ही थर्ड प्रिंसेस हो बट शो ऑफ तो ऐसे करती है जैसे बिजनेस वुमेन हो। क्राउन प्रिंसेस कहती है जब मैजेस्टी वॉर में गए थे तब फर्स्ट वाइफ यू उनके साथ गई थी, इसलिए थर्ड प्रिंसेस मार्कस यू के यहाँ पली बड़ी। मार्कस यू की वाइफ फैमिली बिजनेस से आती हैं, इसलिए वो बिजनेस लेडीज हमेशा अपनी ज्वेलरीज और कपड़ों से बहुत प्यार करती हैं, इसलिए वो सबसे अलग है। शाओशेंग कहती है मैजेस्टी हमेशा पैसों को लेकर बहुत केयरफुल रहते हैं, बट ये तो लग्जरी लाइफ की तरह जीती है, इतने सारे पैसे उनके पास आए कहाँ से? क्राउन प्रिंसेस कहती है वो तो पैसे कमाने के तरीके ढूंढती रहती है, इसलिए तो वो मार्कस यू के यहाँ रहती है, मेरी फैमिली की तरह नहीं जो अनरिलायबल है। भले ही तुमने उसे छेड़ा है, आगे से तुम उसे जरूर अवॉइड करना, जब भी तुम उससे फ्यूचर में मिलोगी। वो तो बहुत जिद्दी है, छोटी छोटी बातों पे वो बदला लेने पे आ जाती है। शाओशेंग कहती है तुम्हें कौन सी कम हो, मैं भी तो जिद्दी ही हूँ, मैं भी छोटी छोटी बात पे बदला ले लेती हूँ, आज के बाद मैं भी देखती हूँ कि बदला लेने में कौन माहिर है। क्राउन प्रिंसेस वो कौन है जो पास में था जिसे वो अभी बात करके गई? क्राउन प्रिंसेस कहती है सब पुरानी बात है, अब लाने का क्या फायदा, यहाँ सभी हु चोंग की मेमोरियल में होते हैं। मैजेस्टी जनरल हु चोंग को ग्रीट करते हुए कहता है ब्रदर हु मैं तुम्हें 15 साल से याद कर रहा हूँ, पर तुम कभी भी मेरे सपने में नहीं आए हो, गलती तो मेरी ही है, उस वक्त मैं गो सिटी को बचा भी नहीं पाया, मुझे लगता है मैंने गलती की, इसलिए इस बात का गिल्ट आज भी मेरे दिल में बहुत है। अभी के लिए भले ही तुम यहाँ ना हो और कहने का अब कोई फायदा ना हो, मैजेस्टी एम्प्रेस और यू सभी उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। मैजेस्टी कहता है बच्चों आप सभी याद रखो कि हु क्लान ही है जिसने हमें आजादी दी है, उन्हीं की वजह से आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। जी शेंग अपने अंकल को रिस्पेक्ट दो और उन्हें तुम्हें देखने दो कि तुम कितने बड़े हो गए हो, वो ही उन्हें रिस्पेक्ट देता है। मैजेस्टी सभी से कहता है एक एक करके आप सभी हु फैमिली को रिस्पेक्ट दें। शाओशेंग फ्रेग्रेंट पाउडर सभी को देती है, मैजेस्टी उसे रिस्पेक्ट देता है, तभी एम्प्रेस भी अपना रिस्पेक्ट देती है, फिर यू भी उसे रिस्पेक्ट देती है। क्राउन प्रिंस एंड प्रिंसेस उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। मैजेस्टी दुख में होता है, जब थर्ड प्रिंसेस रिस्पेक्ट देने आती हैं, वो शाओशेंग को देखती है और उस पाउडर पे फूंक मारती है, शाओशेंग के ऊपर पाउडर लग जाता है। थर्ड प्रिंसेस कहती है मिस चेंग अपनी आंखों पे ये पाउडर जाने न दे, जरा ध्यान से। वो पाउडर लेती है और रिस्पेक्ट देती है। शाओशेंग उसकी ड्रेस का पेंडेंट कैंडल स्टैंड में फंसा देती है। जैसे ही थर्ड प्रिंसेस रिस्पेक्ट देते हुए उठती है, वो पेंडेंट कैंडल स्टैंड को खींचता है और गिर जाता है। थर्ड प्रिंसेस की ड्रेस जल रही होती है, वो कहती है ये क्या है, जलना बंद करो, कोई इस आग को बुझाओ। सभी देखते हैं, तभी एम्प्रेस कहती है खड़े मत रहो, एक काम करो ऊपर का कपड़ा हटा दो। थर्ड प्रिंसेस डरती है और कहती है छुओ मत मुझे। यू उस ड्रेस को देखकर कहती है तुम इस अगली ड्रेस को उतार भी नहीं पाई, जैसा मैंने कहा तुमने मेरी बातों को क्यों नहीं सुना, क्या तुम जीना नहीं चाहते, उतारो इसे। सर्वेंट आती है और थर्ड प्रिंसेस की ड्रेस उतारती है। यू कहती है तुमने नेकलेस भी पहना है। थर्ड प्रिंसेस की अगली ड्रेस सभी देख के हैरान होते हैं, स्पेशली मैजेस्टी। थर्ड प्रिंसेस कहती है शाओशेंग ये सब कुछ तुम्हारा किया हुआ है, तुम्ही ने कुछ किया है ताकि सबके सामने मेरा मजाक उड़ सके। मैजेस्टी कहता है आज हु क्लान का मेमोरियल सर्विस था, किसने कहा कि तुम ऐसे कपड़े पहन सकती हो। थर्ड प्रिंसेस डर के मारे बैठ जाती है। मैजेस्टी कहता है मैंने सभी को कहा था कि बेकार खर्चे नहीं होने चाहिए, पर तुम्हें देखो तुमने मेरी बात नहीं सुनी, बल्कि मेरी डिग्री भी नहीं मानी, क्या तुम मुझे रिस्पेक्ट नहीं करती हो। थर्ड प्रिंसेस कहती है फादर मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, मुझे आज ही पता चला कि मेमोरियल सर्विस आज ही है जब मैं आज मदर से मिली, इसलिए मैं जल्दबाजी में लंच पार्टी में पहुंच गई चैंगुल पैलेस में, मुझे कपड़े बदलने का मौका मिला ही नहीं, इसलिए मैंने मदर का ड्रेस पहन लिया ताकि सब कुछ ढक जाए। मैजेस्टी कहता है हु क्लान की मेमोरियल सर्विस साल में एक ही बार होती है, तुम्हें शर्म भी नहीं आई इस दिन को भूलने के लिए, तुम प्रिंसेस हो, तुम्हें सैलरी मिलती है लोगों की वजह से, पर तुम अपने दिल में उन लोगों के लिए कोई भी जगह बना नहीं पाई हो, तुम्हें पनिशमेंट ही मिलनी चाहिए। सेकंड प्रिंसेस कहती है फादर वाकई में गलती मेरी है, मैंने थर्ड सिस्टर को रोक ही नहीं पाई, आज आप उसे जरूर पनिश करें, बट ये फैमिली मैटर है और आज जनरल हु चोंग की मेमोरियल सर्विस का दिन भी है, हम थर्ड प्रिंसेस को यहाँ पनिश नहीं कर सकते हैं, नहीं तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, क्यों ना हम इन्हें योंगल पैलेस में ही पनिश करें। तभी फिर प्रिंसेस कहती है फादर मेरी कजन प्रिंस की वाइफ शुआन की सैलरी से भी कम है, पर जो थर्ड सिस्टर की ज्वेलरी है वो कुछ ज्यादा ही महंगी है, मैंने कई दिनों से इन्हें देखा कि ये किस तरीके से खर्चे कर रही हैं। कभी कभी तो दिन में ये 3-3 बार अपनी ज्वेलरी बदल डालती हैं। ये छोटा फैमिली मैटर है ही नहीं, जब
प्रिंसेस की आमदनी के बारे में पता ही ना हो। मैजेस्टी कहता है तुम ठीक कह रही हो, बताओ मुझे तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया। थर्ड प्रिंसेस कहती है फादर मैंने कुछ पैसे रेस्टोरेंट में लगाए थे। तभी थर्ड ब्रदर उठता है और नील करता है। मैजेस्टी उससे पूछता है ये सब क्या है। थर्ड प्रिंस कहता है फादर ये नकली सिक्के हैं जो थर्ड प्रिंसेस यूज कर रही है। थर्ड प्रिंसेस एकदम से चौंक जाती है और कहती है थर्ड ब्रदर हमारी मदर तो सेम ही है, आप मेरी रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं। थर्ड प्रिंस कहता है मुझे सिर्फ एक ही चीज पता है, नकली सिक्के कोई भी यूज करे चाहे वो कोई भी हो वो देशद्रोह ही होगा। हम भाई बहन से पहले अपने पिता के बच्चे हैं। मैजेस्टी कहता है नकली सिक्कों का यूज करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये कंट्री अभी सिर्फ 10 साल में ही बसी है और तुम इस कंट्री को खत्म करना चाहती हो क्या। मैजेस्टी गुस्से में सिक्के को फेंक देता है। थर्ड प्रिंसेस कहती है इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, मुझे इन सबके बारे में कुछ भी पता नहीं है। मदर आप मेरी हेल्प करें, ये मेरा है ही नहीं तो मैं इन सिक्कों का यूज कैसे कर सकती हूँ। फादर मैं इनोसेंट हूँ। थर्ड प्रिंस कहता है फादर मैंने किसी को भेजा है जो इन नकली सिक्कों को यूज करता है, वो उसे पकड़ने गया है। जैसे ही हम सारी इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे सारी बातें सबके सामने आ जाएंगी। थर्ड प्रिंसेस कहती है शाओचन यंग प्रिंस शियानन के पास है और उन्हीं के अंडर पेंकुन है। प्रिंस शियानन उनकी सबऑर्डिनेट है। शुआन फैमिली का हाथ है इस मामले में, मैं ये सब उन्हीं की वजह से कर पाई फादर। थर्ड प्रिंस कहता है थर्ड सिस्टर नाटक करना बंद करो, सारी नकली सिक्के तुम्हारे पास से ही मिले हैं क्योंकि तुम लापरवाह थी, इसलिए तुम्हें सही पनिशमेंट मिलनी चाहिए। यूं वहाँ से चली जाती है। मैजेस्टी कहता है जी शेंग तुम इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करो जी जून के साथ। अगर यंग प्रिंस शियानन ने ये सब कुछ किया है तो मैं शाओचन उससे वापस ले लूंगा। थर्ड प्रिंसेस कहती है फादर उन्होंने बिना अथॉरिटी के सिक्के बना दिए, आप सिर्फ उन्हें पनिश कर रहे हैं और माइंड को वापस ले रहे हैं। आप उन्हें कैपिटल पनिशमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं, कहीं इसलिए तो नहीं कि एम्प्रेस शुआन का उन पे कर्ज है। मैजेस्टी थर्ड प्रिंसेस को कर्रा चाटा मारता है और कहता है ये सब हो चुका है, तुम फिर भी एक के बाद एक गलती करती रहती हो और बकवास बातें कर रही हो। कोई आओ इसे ले जाओ और इसके कोड़े मारो। सर्वेंट उठाती है। थर्ड प्रिंसेस कहती है फादर रहने दो। यहाँ यूं बैठी होती है। अंदर से थर्ड प्रिंसेस कहती है आराम से करो लग रही है मेरे। बाहर मार्कस यूं होता है, वो थर्ड प्रिंसेस की चिंता करके टहलता है। तभी फिजिशियन बाहर आता है। अंदर थर्ड प्रिंसेस रोती है। फिजिशियन यूं से कहता है मैंने थर्ड प्रिंसेस के घाव पे दवा लगा दी है, अब मैं चलता हूँ। फिजिशियन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अंकल यू के पास आता है और कहता है तुम इस मूड में गाना लिख रही हो, मैजेस्टी ने हमारे लिए स्टैंड ही नहीं लिया, क्या ये सब तुम्हें दिख नहीं रहा है। यू कहती है अगर आपको लगता है कि उसे कम पनिशमेंट मिली है तो मैं मैजेस्टी से कहकर उसे और पनिशमेंट दिलवा दूंगी, बेहतर होगा कि मैं उसकी टांगे न तोड़वा दूं। अंकल कहता है यू। थर्ड प्रिंसेस अंदर से चिल्लाते हुए कहती है सारी गलती यंग प्रिंस शियानन की है जिसने नकली सिक्के बनवाए, मैं तो बस उसकी ट्रिक में फंस गई और उन नकली सिक्कों का यूज करने लगी। फादर ने सिर्फ मुझे ही पनिश क्यों किया, ये तो गलत है। सेकंड प्रिंसेस कहती है शांत रहो। यू कहती है तुम इस एक्सक्यूज को यूज कर सकती हो ताकि तुम खुद को धोखे में रख सको। तुमने ऑब्वियसली नकली सिक्कों का यूज जानबूझकर किया है, नहीं तो तुम्हारे पास इतने महंगे कपड़े और पैसे कहाँ से आए, या फिर तुमने ज्वेलरी कहाँ से खरीदी। मार्कस यू कहता है हैंग। यू कहती है ब्रदर थर्ड प्रिंसेस गधी है, उसमें अकल कहाँ है कि वो प्लान करके मैडम सूजन से प्रॉफिट ले सके। वो तो मैजेस्टी ने स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन को इसलिए नहीं किया क्योंकि वो यू क्लैन का मुंह सबके सामने बचा रहे थे। थर्ड प्रिंसेस कहती है थर्ड ब्रदर को कैसे पता कि वो नकली सिक्के मेरे पास से आए हैं। मुझे लगता है कोई यू क्लैन को फंसाने की साजिश कर रहा है, कहीं वो पर्सन चांगुई पैलेस का तो नहीं या फिर लिंगुई। अरे मैं चेन शाओशेंग को तो भूल ही गई, अगर उसने मुझे फंसाया नहीं होता, मेरा पेंडेंट कैंडल स्टैंड पे अटकाया नहीं होता, फादर ने नोटिस नहीं किया होता। तभी यू कहती है तुम वाकई में बहुत ही बड़ी बेवकूफ हो। वो उठती है और प्रिंसेस के पास जाकर कहती है मैंने तुम जैसी बेवकूफ लड़की को पैदा कैसे कर दिया, मुझे तो शाओशेंग को थैंक्स बोलना चाहिए। अगर उसने ये सब नहीं किया होता और तुम्हारे ब्रदर ने इस मैटर को एक्सपोज नहीं किया होता तो मैं जान ही नहीं पाती कि तुम फ्यूचर में क्या कुछ नहीं करती, जिससे यू क्लैन की रेपुटेशन खराब ही हो जाती। मार्कस यू कहता है हैंग तुम बचपन से ही मैजेस्टी के साथ हो, तुम और मैजेस्टी ही सच्चे कपल हो, क्या वो भी वैसा महसूस करते हैं जैसा तुम करती हो। अगर ऐसा ही है तो क्या चांगुई पैलेस हमेशा हमें दबाने की कोशिश करता है। इस इंसिडेंट में मैजेस्टी ने यंग प्रिंस शियानन को छोड़ दिया क्योंकि वो चांगुई पैलेस से आते हैं, पर तुम क्या उन्हें तुम्हारी फीलिंग्स की चिंता नहीं है क्या। देखो तो उन्होंने थर्ड प्रिंसेस को कैसे पनिश किया है। यू कहती है ब्रदर जैसे मैंने कहा अगर कोई भी इस बात को मेरे सामने लाएगा तो मैं उसे जरूर पनिश करूंगी। वो ये कहकर चली जाती है। मार्कस यू कहता है चाहे कुछ भी हो मैं इस मैटर को हर बार सबके सामने लाऊंगा। यू बैठती है। मार्कस यू कहता है हैंग मैजेस्टी के पास पहले कुछ भी नहीं था, वॉर में उन्होंने यू क्लैन का यूज किया, वो पहली बार में ही तुमसे प्यार कर बैठा और उन्होंने तुमसे शादी भी की, बट किसे पता था कि वो रिलेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। शुआन क्लैन की वेल्थ के लिए और उनकी आर्मी के लिए उन्होंने दूसरी शादी भी की। सारी बातें एक तरफ, पर जब बात तुम्हारी फीलिंग्स की आई उन्होंने उन्हें सपोर्ट किया। इससे ये डिसाइड हो ही गया कि वो एम्प्रेस है और तुम सिर्फ एक फर्स्ट वाइफ। ये सब सही है क्या?
यू कहती है श्वान क्लैन की वेल्थ अब खत्म हो गई क्योंकि उस वेल्थ को मैजेस्टी ने अच्छे काम में यूज किया। वू क्लैन मैजेस्टी के लॉयल थे, मैजेस्टी के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी भी खो दी, बट यू क्लैन बहुत लकी है, इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, मैजेस्टी ने मुझे और एम्प्रेस को बराबरी का रैंक और हक दिया है। इसमें एम्प्रेस को क्या फायदा हुआ, इससे हु जुनुआ को क्या फायदा हुआ, बल्कि आज वो और भी पागल हो चुकी है। मुझे सब पता है आप क्या चाहते हो, आज मैं साफ साफ कह रही हूँ, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। अब मैं यू हैंग को किसी भी बात की चिंता नहीं है, इसलिए मेरे नाम पे अटकना बंद करें। अगर कुछ भी अगली बार ऐसा कुछ भी हुआ फिर मुझे ब्लेम मत करना, नहीं तो मैं सारे रिश्ते तोड़ दूंगी। यहाँ वही जनरल हु चोंग की मेमोरियल को रिस्पेक्ट देता है। तभी जुनुआ आती है और कहती है, चोंग देखो जरा मुझे, क्या मैं इसमें ब्यूटीफुल लग रही हूँ? जब मैं वैन से मिलने जाऊंगी क्या मैं इसे पहन सकती हूँ? वही कहता है आप ब्यूटीफुल लग रही हैं। जुनुआ कहती है मैंने ये सिर्फ प्रिंस शानन की बर्थडे पार्टी में ही पहना था, मैं यू हैंग से ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। वही पूछता है क्या आपने उन्हें नुकसान पहुंचाया? जुनुआ कहती है मैं यू हैंग से नफरत करती थी, इसलिए मैंने उसे किडनैप भी करवाया। अगर तुम और वैन उसे सही वक्त पे बचा नहीं पाते तो यू हैंग मरी चुकी होती। किसे पता था कि वैन मुझे इग्नोर करेगा, वो भी उस इंसिडेंट के बाद। वही कहता है आपकी समझ से यू क्लैन में मार्कस यू बचाने आने वाले थे जब हम डेंजर में थे। जुनुआ खुश होकर कहती है चोंग तुम समझदार हो, तुम डेंजर में कैसे हो सकते हो? अरे नहीं, यू आर्मी तो आई ही नहीं और प्रिंस शानन भी नहीं आए, कोई भी नहीं आया। चोंग तुम मर गए, तुम गो सिटी में 10 साल पहले ही मर गए, तुम मर गए। वो रोती है, वो उसे पकड़ के खड़ा होता है। यहाँ यूफई कहता है वो पार्टी वाले कपड़े पहनी थी, वो भी मॉर्निंग के टाइम पे। ये यू फैमिली वाकई में कुछ ज्यादा नहीं है। क्विकी कहता है अच्छी बात है, फोर्थ लेडी चेंग ने ये मैटर एक्सपोज कर दिया। यूफई कहता है मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ, जब मैं अब सोच रहा हूँ मुझे अब अच्छा लग रहा है ऐसी मैडम पाकर। तभी वही बाहर आता है। क्विकी कहता है मास्टर जैसा आपने सुना मार्कस यू और थर्ड प्रिंसेस ने मैडम शूजन को फंसाने की कोशिश की ताकि नकली सिक्कों का इल्जाम पूरा यंग प्रिंस शानन के पास आ जाए। हमने सीक्रेटली थर्ड प्रिंसेस को ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, उन्होंने फैमिली को प्रायोरिटी नहीं दी बल्कि जस्टिस को रखा। यूफई कहता है ये तो बुरा हुआ कि मैजेस्टी ने इस मैटर को आराम से जाने दिया और प्रिंसेस पैसों के लिए लालची बन बैठी। अब वो इस मैटर में कुछ भी नहीं करना चाहते। वही कहता है नकली सिक्कों का यूज करना कैपिटल क्राइम है, बट इसमें थर्ड प्रिंसेस इन्वॉल्व है, मैडम शूजन और मार्कस यू भी हैं, इसलिए इस मैटर को मैजेस्टी केयरफुली देखना चाहते हैं। मैंने लेट प्रिंस शानन के बच्चों को कैपिटल पनिशमेंट से बचा लिया, ये उस काइंडनेस के बराबर है जब उन्होंने मेरे अंकल को उस वक्त बचाया जब वो मर गए। क्विकी कहता है क्या मैजेस्टी को पता है कि थर्ड प्रिंसेस इतनी काबिल नहीं है जो ये सब कर सके, बट वो फिर भी मार्कस यू पे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं। अगर हमें मार्कस यू को रंगे हाथ पकड़ना है तो वही कहता है हमें उनसे बड़ी गलती करवानी होगी। यूफई कहता है मार्कस यू चालाक लोमड़ी है, उसे पकड़ना आसान नहीं होगा। अगर मैडम शूजन अपनी आधी अकल भी लगाती तो लेट प्रिंस शानन के बच्चों की हालत आज ऐसी नहीं होती। वो तो इसलिए बच गई क्योंकि आपने उनकी हेल्प की थी, बट वो आज भी परेशानियों में खड़ी ही है। वो लेटर दिखाता है और कहता है ये सीक्रेट लेटर वो अपने बेटे वांग लोंग को देना चाहती थी, बट हमने इसे सॉल्व कर लिया है। बुई उस लेटर को पढ़ता है, लेटर में लिखा होता है हम प्रिंस शानन की फैमिली को शर्मिंदा नहीं करेंगे, अपने अंकल को सपोर्ट करो, अगर हमसे शाओचुन खो गया हम कभी अपने पैर जमा नहीं पाएंगे। मैं पूछती हूँ तुम ट्रूप्स को इकट्ठा करो ताकि सारे डाकू मर जाएं और हम कुछ हासिल कर सकें, अपने अंकल को सपोर्ट करो ताकि तुम्हें रिवॉर्ड भी मिले। वही कहता है वाकई में वो बेवकूफ औरत है, अपने फादर की इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय वो बेकार में दिमाग लगा रही है कि कैसे उसके छोटे भाई को पैसे मिले। वो ये मुस्कुराते हुए कहता है वांग लोंग को ये लेटर पहुंचा दो और ये इन्फॉर्मेशन लीक करा दो माउंटेन डाकुओं को कि मैजेस्टी उन डाकुओं को खत्म करना चाहते हैं। क्विकी कहता है मास्टर आप वांग लोंग को डाकुओं के हाथ पकड़वाना चाहते हैं। वही कहता है बेवकूफ इंसान, वांग चुन और उसका बेटा कोर्ट में पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं, आज नहीं तो कल वो कंट्री के लिए मुसीबत खड़ी कर देंगे। इस इंसिडेंट के बाद वो अपनी पोजीशन खो देंगे। ये तो और भी अच्छा हो गई कि उनकी फैमिली खत्म होने से पहले ही सब बच जाएंगे। क्विकी लेटर ले लेता है। यहाँ मैजेस्टी और एम्प्रेस गेम खेलते हैं, शाओ शेंग कढ़ाई कर रही होती है, उसे सुई चुभती है। मैजेस्टी उसे देखता है और कहता है मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि तुम अपनी उंगली में सुई चुभा भी सकती हो जब तुम एम्ब्रॉयडरी कर रही हो, तुम फ्यूचर में जी शेंग की वाइफ कैसे बन सकोगी? एम्प्रेस तुम्हारी तारीफ करते थकती नहीं है, अगर मैं तुम्हें अरेंजमेंट करने को कह दूं चैंगवे पैलेस में, वो भी बर्थडे पार्टी, तुम क्या ऐसी गलती करोगी? शाओशेंग कहती है आप सही कह रहे हैं। मैजेस्टी कहता है शाओशेंग कहती है मैजेस्टी मुझे कुछ ही दिन हुए पैलेस के रूल सीखने के लिए, मुझे तो बहुत कुछ पता भी नहीं है और मैं जीतोंग की तरह स्मार्ट भी नहीं हूँ, बट अगर मैं आपकी बात मानकर जनरल लिंग के साथ डेट पे जाऊँ, बट इन सब के लिए भी मेरे पास टाइम है ही नहीं और इतनी बड़ी पार्टी को ऑर्गेनाइज करना। मैजेस्टी आप मुझे इतना फोर्स ना करें। एम्प्रेस हंसती है। मैजेस्टी कहता है मुझे पता था तुम इन सब में पढ़ने वाली नहीं हो, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही हो, तुम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे ही डाल रही हो। कोई ना, बट इस बार बर्थडे पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी, तुम इसे छोड़ के जा नहीं सकती। यहाँ वही क्राउन प्रिंस को वांग लोंग का लेटर दिखाता है।
क्राउन प्रिंस पढ़कर कहता है, क्या कह रहे हो? वांग लॉन्ग डाकुओं से लड़ने की तैयारी कर रहा है और पूरी आर्मी को घेर लिया। जी शेंग, अब हम क्या करें? मैं फादर को क्या कहूँगा? वही कहता है, वांग लॉन्ग अपनी मर्जी से लड़ने चला गया जब उसे ट्रूप्स ले जाने की परमिशन थी ही नहीं। अगर मैजेस्टी को पता चलेगा तो वो जरूर गुस्सा होंगे। अगर आप उन्हें बचाना ही चाहते हैं तो आप वांग चुन को उनकी पोजीशन से हटवा दें। हो सकता है मैजेस्टी उन्हें छोड़ दे, वो भी लेट प्रिंस शानन की वजह से। क्राउन प्रिंस कहता है, मेरे अंकल जनरल वांग अभी अच्छी पोजीशन पे हैं, एकदम से पोजीशन वो कैसे छोड़ सकते हैं? जी शेंग, क्यों ना हम सीक्रेट में ट्रूप्स ले जाएं और वांग लॉन्ग को बचा ले। अगर हम ऐसा करते हैं फादर को इन सब के बारे में पता ही नहीं होगा। बुई कहता है, हाइनेस ट्रूप्स को लेकर जाना, वो भी बिना परमिशन के, ये तो मैजेस्टी को धोखा देने के समान है। क्राउन प्रिंस कहता है, पर जनरल वांग तो मेरे अंकल है। बुई कहता है, हाइनेस आप क्राउन प्रिंस है, मैजेस्टी सबसे ज्यादा नफरत करेंगे जब उन्हें पता होगा कि आपका क्लोज रिलेशनशिप आपकी मदर की रिलेटिव से है। आप एम्परर के सन है, आप ऑफिशियल को ऑर्डर दे सकते हैं बट वो आपको ऑर्डर नहीं दे सकते। वैसे भी वांग चुन मिलिट्री जनरल के लायक है ही नहीं। अगर आप अपनी पोजीशन का यूज नहीं करते तो वो आज आर्मी को लीड करने के लिए क्वालिफाई भी नहीं होते। जब आप फ्यूचर में राजा बनेंगे, आपको किसी भी फैमिली या क्लैन के बारे में सोचने से पहले उन करोड़ों लोगों की फैमिली के बारे में सोचना होगा। राजा होने के नाते आप किसी को भी फेवर नहीं कर सकते। यहाँ शाओशेंग एम्प्रेस के पास बैठती है और कहती है, मैजेस्टी आप जरा ध्यान से सोचें, यहाँ पैलेस में बहुत सारे प्रिंस और प्रिंसेस हैं। अगर आप एम्प्रेस की बर्थडे पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे देंगे तो मुझे डर है कि मैं उसे सही से निभा नहीं पाऊंगी। एम्प्रेस कहती है, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। जी शेंग से शादी करने के बाद तुम्हें घर भी संभालना होगा, तुम गेस्ट को रिसीव करोगी, उन्हें छोड़ोगी भी, मुझे तुम पे विश्वास है, इसे अवॉइड मत करो। शाओशेंग एग्री करती है। उनाकाओ कहता है, मैजेस्टी क्राउन प्रिंस आपसे मिलना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि उन्हें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैजेस्टी एग्री करता है। एम्प्रेस और शाओशेंग बाहर आ जाते हैं। क्राउन प्रिंस अपनी ग्रीटिंग्स देता है। शाओशेंग एम्प्रेस से कहती है, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि पहले बर्थडे पार्टी यहाँ कैसे हुई? मुझे कुछ भी पता नहीं है। एम्प्रेस कहती है, तो नॉर्मल पार्टी की तरह है, उसमें सभी ऑफिशियल्स होते हैं, डांस होता है, म्यूजिक होता है, जैसे एक ऑर्डिनरी फैमिली में पार्टी होती है वैसे ही सब कुछ होता है। तभी मैजेस्टी की चिल्लाने की आवाज आती है। एम्प्रेस का ध्यान उन्हीं पे होता है। शाओशेंग एम्प्रेस से कुछ क्वेश्चंस पूछती है बट एम्प्रेस कुछ भी जवाब नहीं देती। वो क्राउन प्रिंस और मैजेस्टी की बातें सुनती है। मैजेस्टी क्राउन प्रिंस पे गुस्सा होता है। शाओशेंग कहती है, अगर आपको क्राउन प्रिंस की चिंता है तो मैं चाय देने के बहाने से सुन के आ जाऊं। एम्प्रेस मना करती है और कहती है, ये पहली बार नहीं है जो मैजेस्टी क्राउन प्रिंस पे गुस्सा उतार रहे हैं, गलती तो मेरी ही है, जिसे मेरे जैसा टेम्पर सिखाया है। वो कमजोर, लापरवाह है और अपने दोस्त और रिलेटिव को ऑफिशियल बना बैठा। शाओशेंग कहती है, ऐसा नहीं है एम्प्रेस, आप जेंटल और कंसिडरेट हैं। पूरी दुनिया में क्राउन प्रिंस काइंड है क्योंकि वो आप पे ही गए हैं। जब भी वो राजा बनेंगे वो बहुत अच्छे राजा बनेंगे। एम्प्रेस कहती है, मुझे बहुत प्राउड फील होता है ऐसा काइंड हार्टेड सन पाकर। अगर वो ऑर्डिनरी होता बट वो क्राउन प्रिंस है, वो होने वाला राजा है, ये सब मुझे प्राउड फील नहीं करवाता। शाओशेंग कहती है, क्राउन प्रिंस काइंड क्यों नहीं हो सकते? ये सही कैसे है? एम्प्रेस कहती है, मैजेस्टी ने ये कंट्री सिर्फ 10 साल में ही बनाई है, इसकी नींव अभी कमजोर है, उन्हें डिसीजन लेते वक्त बहुत सोचना पड़ता है। क्राउन प्रिंस भले ही काइंड हो बट वो इस पोजीशन के लायक है ही नहीं। अच्छा होता अगर वो और मैं दोनों ऑर्डिनरी होते। शाओशेंग बाहर निकलती है और सोचती है। वो वहाँ बैठ जाती है। तभी शाओयुआनी उसे दूर से देखती है। शाओशेंग को शाओयुआनी ब्लैंकेट देती है। तुम इतने हल्के कपड़े क्यों पहनी हो? अगर तुम्हें कोल्ड हो गया तो तुम एम्प्रेस को कैसे सर्व करोगी? शाओशेंग कहती है, मदर क्या आपने कभी सोचा है कि मैं कैसे इंसान बनूंगी जब मैं पैदा हुई? शाओयुआनी कहती, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? शाओशेंग कहती है, एम्प्रेस ने मुझे बताया कि वो सोचती है कि वो और क्राउन प्रिंस एक ऑर्डिनरी पर्सन होते, अगर वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीते तो अच्छा होता, इससे वो खुश और सेफ ही रहते। क्या आप भी यही सोचती हैं? शाओयुआनी कुछ कहती नहीं है। तभी शाओशेंग कहती है, मुझे पता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। आपको यूजलेस लोग कहाँ पसंद है? आप उनको पसंद करेंगे जो समझदार और ओबीडिएंट हो, जैसे यांग यांग। आप मेरे जैसे डिसोबीडिएंट, बेकार, जिद्दी लड़की को कैसे पसंद करेंगी? मैं तो आपको हमेशा डिसअपॉइंट करती हूँ। चलो मैं सोने जा रही हूँ। शाओशेंग अपना ब्लैंकेट शाओयुआनी को देकर चली जाती है। शाओयुआनी उसे जाते हुए देखती है। तभी चेंगशी आता है और कहता है, क्या हुआ डियर, तुम कमरे में आराम क्यों नहीं कर रही हो? शाओयुआनी कहती है, न्याओ न्याओ ने मुझसे पूछा कि मैं उससे फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट करती हूँ। चेंगशी कहता है, इतनी देर रात में बिना किसी रीजन के उसने ऐसा पूछा? शाओयुआनी कहती है, आज एम्प्रेस ने उससे कहा कि वो और क्राउन प्रिंस अगर ऑर्डिनरी पर्सन होते तो अच्छा होता। आज न्याओ न्याओ पहली बार पेरेंट्स की सफरिंग समझ रही है बट उसने हमें नहीं समझा। चेंगशी कहता है, जब लोग बड़े होते हैं पेरेंट्स ही अकेले उन्हें गाइड नहीं करते, कुछ बातें वो बाहर से सीख के आते हैं। ये तो अच्छा है ना? मुझे लग रहा है कि तुम न्याओ न्याओ से जल रही हो क्योंकि उसने ये सब एम्प्रेस से सीखा है। मैं सही कह रहा हूँ ना? इसमें गलत क्या है? शाओयुआनी गुस्से में उठ के चली जाती है। चेंगशी कहता है, बुरा मत मानो, कहीं वो मुझे बाहर सोने को ना कहते। चेंगशी भी उसके पीछे भागता है और एपिसोड यहीं एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.